राम राम मेरे संघर्षशील मित्रों। और किसान के हालचाल सब आनंद मंगल हो है ना। देखो चल रहा है टॉपिक अपने धातु और अधातु। ईमानदारी से बताइए, इतना मैटर पढ़ा है क्या आपने? कभी नहीं पढ़ा होगा ना। कोई बात नहीं, अपन यूट्यूब पे फ्री दे रहे हैं, लेकिन आप अपना कर्म सही नहीं कर रहे हो। पढ़ने वाला नहीं, पढ़ने वाला तो तुम पढ़ ही रहे होंगे जरूर, लेकिन इसको शेयर सब्सक्राइब करने वाला जो कर्म है दोस्तों, प्रॉपर नहीं कर रहे हो। कोई बात नहीं, चलो मैं तो अपना कर्म करता हूँ, है ना, क्योंकि कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो अभी जो अपना टॉपिक है ना, अब आपकी कमर कस लो दोस्तों। धातु और अधातु जो समझने वाली चीजें थी ज्यादातर अपनी खत्म हो चुकी है। अब क्या है कि क्वेश्चन भर भर के जहां से आते हैं, और जो उस डाटा है वो आपको अब मैं दे रहा हूं, और उसी को पढ़ना दोस्तों। इसके अलावा ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो ये आजकल काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है दोस्तों कि सक्रियता श्रेणी किस प्रश्न कैसे आएंगे वो भी देखते हैं। देखो सक्रियता श्रेणी होता क्या है, अभी आपने देखा कि बहुत सारी जो धातुएं होती है दोस्तों, उससे क्रिया कर रही है, उससे क्रिया नहीं कर रही है ना। कोई ठंडे पानी से क्रिया कर रही है, कोई गर्म करके क्रिया कर रही है, कोई भाप इतनी तेज होने पर क्रिया कर रही है। और सोना और चांदी के तो बारे में अपन ने पढ़ा है कि वो तो बिल्कुल ही क्रिया ढंग से नहीं कर रही है, और वो तो प्रकृति में क्या होती है दोस्तों, हाँ बिल्कुल नेचुरल रूप में मिलेगी, किसी से क्रिया करेगी नहीं। सोना जो होगा ना दोस्तों, बिल्कुल शुद्ध रूप में मिलेगा आपको। कहीं ऐसा नहीं होगा कि कोई किसी के साथ मिक्स होकर मिल रहा होगा ना, यौगिक के रूप में नहीं मिलेगा। अच्छा, ये होती है सक्रियता श्रेणी, यानी बहुत ज्यादा जो एक्टिव है, बहुत ज्यादा जो क्रियाशील है, फटाफट से क्रिया कर लेता है, वो उसकी जो जिसकी अभिक्रियाशीलता ज्यादा है, वो सक्रियता श्रेणी में दोस्तों टॉप पर आएगा। ओ मौर साहब, आप तो देखो मतलब सोडियम पोटेशियम टॉप पर है। बिल्कुल दोस्तों, उसमें भी पोटेशियम सबसे टॉप पे आएगा, ठीक है। और एक बाद सब सोना और नारी, सोना चांदी तो सब नीचे आए। और आपनो कॉपर, बिल्कुल साफ कॉपर खाबू क्रिया न करे ना। कॉपर भी बहुत कम क्रियाशील होता है दोस्तों, ठीक है। अब कॉपर इतना कम क्रियाशील होता है दोस्तों कि अब ये धातुओं की देखो, धातुओं की क्रियाशीलता है। इसके अंदर अपन ने एक तत्व लिया दोस्तों जैसे हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन एक अधातु है ना। उस अधातु से भी कम क्रियाशील है कौन है? आपका कॉपर। आ गई बात समझ में। और आपका सोडियम पोटेशियम ये बहुत ज्यादा क्या दोस्तों, क्रियाशील है। वो तो सक्रियता श्रेणी में उसकी क्रियाशीलता के आधार पर अपन डिसेंडिंग ऑर्डर है, यानी अवरोही क्रम, यानी अवरोही क्रम में एक सक्रियता श्रेणी लिखी, यानी अवरोही का मतलब सबसे ज्यादा क्रियाशील ऊपर, फिर नीचे कम क्रियाशील, फिर और कम क्रियाशील नीचे। इस प्रकार से एक देखो, सबसे ज्यादा जो क्रियाशील है वो है आपका पोटेशियम यानी के, है ना। फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरिक, है ना, और लेड, है ना, हाइड्रोजन, कॉपर, और आपकी मरकरी, और सिल्वर, और सोना। ठीक है दोस्तों, सिल्वर का एजी आता है दोस्तों अर्जेंटम, इसका लेटिन नाम से एजी लिया गया है। ओरम जो कि सोना है ना, इसका लेटिन नाम है ना। केलियम है ना, नेट्रियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये तो है ही सही। अब इसको याद कैसे करना? देखो याद तो करना पड़ेगा। याद करना कैसे है कि मैंने एक ट्रिक बनाई है खुद ही। इसकी ट्रिक का नाम देखो, काना काजू मांगो आलू देता है। क्या मांगो? कान्ने को कानो को क्या मांगो? काजू मांगो तो क्या देता है? साला आलू देता है। जो किस पर है आप अभी जो अभी तो चीजें कम हो गई दोस्तों, फेसबुक, अभी तो इंस्टाग्राम ज्यादा चल गया, पहले फेसबुक ज्यादा चलता था। तो उस पर है, जो किस पर है? एफबी। एफबी मतलब फेसबुक पर है ना। क्योंकि मासी सोना है। एक ट्रिक है, इसमें कोई आप तारतम्य ना जोड़े दोस्तों, एक ट्रिक है, एक दो बार इसको बोलोगे ना, काना काजू मांगो आलू देता है, जो एफबी पर है, क्योंकि मासी सोना है ना। तो का से मतलब कैल्शियम, सॉरी पोटेशियम यानी के आ रहा ना। हाँ, और ना मतलब यहाँ पे ना न, हाँ का मतलब क्या, ना का मतलब क्या होगा आप ये समझ सकते हो। यहाँ पर सोडियम यानी आ रहा है, काजू मतलब कैल्शियम, मांगो मतलब मैग्नीशियम, आलू मतलब यहाँ पर एल्यूमिनियम, देता है का कोई मतलब नहीं है। जो यानी जिंक, और यहाँ पर जो एफ बी, एफ का मतलब यार फेरिक यानी आयरन से है, बी मतलब यहाँ पर एफ बी, एफ बी है ना, एफ बी पर, है ना, एफ बी पर यहाँ आप क्या ले सकते हो? लीड ले सकते हो, है मतलब यहाँ पर क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन है। इसको बी को भी अपन यहाँ लगा देते हैं दोस्तों ना, ट्रिक पर, और एफ बी पर, है ना, पर यानी यहाँ पर, है ना, प्लम्बम, पी मतलब जो लेटिन नाम क्या है? प्लम्बम। उसको लेड को प्रतीक है पीबी, पीबी लेटिन नाम है प्लम्बम, उसके दो अक्षर लिए गए दोस्तों। हाइड्रोजन का एच है, और ये कॉपर इसको कहा गया क्योंकि एच जी, है ना, एच जी को या मरकरी, मरकरी माँ, है ना, सी से सिल्वर, और सोना, सोना तो है ही है। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो। अब इसका मतलब सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है दोस्तों? कि सबसे ज्यादा तो ये धातु 1 2 3 4 5 ये सबसे ज्यादा क्रियाशील है। इनमें भी सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है दोस्तों? पोटेशियम। लेकिन बात करें अपन दोस्तों धातुओं की, है ना, आप कोई मान लो थोड़ी साइंस ज्यादा पढ़ गए हो, लेकिन यहाँ मान लो उसको समझ में नहीं आ रही, साहब क्या बात करे, हमारी जो पीरियोडिक टेबल है ना, जो आवर्त सारणी है, वो जो आपने सारणी बताई थी, एक तरफ धातु है एक तरफ अधातु है, उस आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा तो फ्लोरीन होता है। लेकिन दोस्त क्या फ्लोरीन क्या है? अपना अधातु है।
अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर धातुओं की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? धातुओं की। अपन ने तो साला इस तांबे को इंप्योरिटी कॉम्प्लेक्स में लाने के लिए ना भाई इसमें हीन भावना इतनी साला डूब के मर जा कि यहाँ हाइड्रोजन से भी इसकी कम क्रियाशीलता है ना, इसलिए अपन ने हाइड्रोजन को लिख लिया दोस्तों यहाँ पर। बाकी ये धातुओं की क्रियाशीलता है, तो ये सबसे ऊपर सर्वाधिक क्रियाशील धातु है दोस्तों, बीच में मध्यम क्रियाशील धातु और नीचे नीचे सबसे कम क्रियाशील। सबसे कम क्रियाशील में कौन आ गई? आपकी मरकरी, पारा, सिल्वर और सोना, ये सबसे कम क्रियाशील धातु है दोस्तों। अब इनको कैसे क्या व्यवस्थित करना, एक बार ना आप इन उत्कृष्ट धातुओं की पढ़ लेते हैं अपन। भाई क्रियाशीलता की बात करें तो क्या होता है दोस्तों कि बहुत सारी धातु तो किसी न किसी से क्रिया करती है, लेकिन सोना और चांदी देखते होंगे कि बहुत ज्यादा चमकदार रहती है ना, बहुत ज्यादा दोस्तों। क्या होता, फिर भी चांदी पर थोड़ा बहुत कालापन पढ़ेंगे दोस्तों, सबके सब पढ़ेंगे, पर क्यों आता है तांबे पर क्यों आता है, चांदी पर क्यों आता है ना, चांदी सल्फर से क्रिया कर लेती है दोस्तों, है ना। तो अब उसमें होता क्या, सोना और जो चांदी होता है दोस्तों, ये क्या होता है हमेशा चमकदार बने रहते हैं। चमकदार बने क्यों रहते हैं? क्योंकि ये किसी भी अशुद्धियां इन पर नहीं चढ़ती, यानी ये किसी से क्रिया करते ही नहीं, तो ये बिल्कुल चमकदार हमेशा क्या कैसे रहते हैं, बने रहते हैं। चमकदार बने रहते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है, कम अभिक्रियाशील है, बहुत कम अभिक्रियाशील है। और यानी इनका ना तो वायु से कोई संपर्क है, ना जल, ना अम्ल या क्षारक आदि से कोई प्रभाव नहीं पड़ता दोस्तों। इन्हें कहते हैं अपन उत्कृष्ट धातु। क्या कहते हैं दोस्तों? उत्कृष्ट धातु ये कहते हैं। जैसे सोने की शुद्ध, हाँ समझ गए ना, सोना और चांदी उत्कृष्ट धातु, ये किसी से क्रिया नहीं करते। और सोने की शुद्धता अपन किसमें मापते हैं दोस्तों? कैरेट में मापते हैं। किसमें मापते हैं दोस्तों? कैरेट में मापते हैं। और 24 कैरेट का जो सोना होता है दोस्तों, 24 कैरेट का, ये सबसे क्या होता है दोस्तों, शुद्ध होता है। शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है दोस्तों। कितने कैरेट का होता है दोस्तों? 24 कैरेट का जो होता है वो क्या होता है, शुद्ध सोना होता है। आगे बात समझ में। अब आप जो सोना जो 24 कैरेट का होता है ना दोस्तों, उसको सिल्ली बना के आप घर पे रख सकते हो। इतना शुद्ध लोग जो आप मार्केट में घूमते हैं ना, वो किसी काम के नहीं है ना। वो मान लो सिद्धांत में घूमे, मैं या बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, तो उसका कोई अलमारी में रख दो, आप उसको सजा के, उसके गहने नहीं बन सकते साहब दोस्तों। 24 कैरेट का कभी गहना नहीं बनता, क्योंकि शुद्ध जो सोना होता है बहुत नरम होता है दोस्तों, उसमें अशुद्धि मिलाई जाती है। लगभग 2 कैरेट 3 कैरेट तक की अशुद्धि उसमें दोस्तों मिलाई जाती है। आप जो जवाहरती सोना देख रहे हो ना, तो उसमें लगभग या तो 22 कैरेट हो सकता है, या अधिकतम कितने 23 कैरेट हो सकता है, कम भी हो सकता है 21 कैरेट, लगभग जनरली अपन बात करते हैं 22 कैरेट का। तो उसमें दो जो भाग है, 24 कैरेट का मतलब जो अपन बात करें 22 कैरेट का मतलब क्या हो गया, 22 भाग तो उसमें क्या दोस्तों, सोना है। और उसमें 2 भाग क्या होगा दोस्तों, या तो चांदी की अशुद्धि मिला दी जाती है, जनरली उसमें अधिकतर और अधिकतर किसकी अशुद्धि मिलाई जाती है दोस्तों, तांबे की अशुद्धि मिलाई जाती है ना, जिससे वो क्या हो जाता है, सोना क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। ऐसा नहीं कि कोई मिलावट करने का मतलब आपसे कोई ना कोई हक छीन रहे, कोई यार ये भ्रष्टाचार हो रहा, भ्रष्टाचार नहीं दोस्तों, ये मजबूरी है। मजबूरी क्या है कि सोना ऐसे पहन नहीं सकते अपन, सिल्ली को कारण, और सिल्ली जो शुद्ध सोना होता है वो बहुत नरम होता है दोस्तों, उसके और किसी है ना, और किसी से ज्यादा एक क्रिया करता भी नहीं है। तो इसमें थोड़ी सी शुद्धि मिलाई जाती है, किसकी मिलाई जाती है, तांबे या चांदी की शुद्धि मिलाई जाती है, जिससे उसको जवाहरती उसमें बदला जा सके। तो आप बिल्कुल आप घेरना वरना फेरभाग ऑर्नामेंट का काम ना हो दोस्तों, है ना। आगे बात समझ में या एक बार एक स्क्रीनशॉट ले, फिर एक ही राम कहानी थोड़ी और आप बात करा, अच्छा उन्हें मैं मिटा रही उत्कृष्ट धातु वाला ने ले लियो स्क्रीनशॉट। चलो अब मैं इसको मिटा लेता हूं, उत्कृष्ट धातुओं को मैं क्या कर देता हूं दोस्तों, मिटा देता हूं, ठीक है। अब यहां पर अपन बात करते हैं दोस्तों कि ये जो अभिक्रियाशीलता की जो अपने सक्रियता श्रेणी लिखी है, इसका मतलब थोड़ा बहुत अपन समझने का प्रयास करते हैं। देखो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर KCl और NaCl की अगर मैं क्रिया करूं, तो एग्जाम में प्रश्न इससे पूछते हैं दोस्तों, क्या ये क्रिया होगी, क्या ये क्रिया किस प्रकार से होगी। या अगर मैं बात करूं यहाँ पर, सॉरी मैंने पूरा दोनों चीजें नहीं लिखनी चाहिए, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर सोडियम, ठीक है, अगर मैं कहूं कि ये क्या आगे क्रिया होगी क्या, तो आप क्या बताओगे साहब की ताकतवर कौन है, ज्यादा कौन सारा ताकतवर है, पोटेशियम। अबे साले इसकी औकात है क्या साले, पोटेशियम की पूरी सीरीज में किसी की औकात नहीं कि पोटेशियम को रिप्लेस कर दे। यानी इसको यानी KCl जो K प्लस और Cl माइनस से बना है दोस्तों, ये आयनिक धातु है। ये आयनिक जो धातु जो आयनों से मिलकर बनी है ना, सोडियम और पोटेशियम और कैल्शियम, क्या किसी की औकात है क्या इसको उठा के और यहाँ से कैल्शियम, भाई ये क्या चाहेगा कि मुझे यहाँ पर क्लोराइड मिल जाए, यानी NaCl मिल जाए, लेकिन यहाँ पर इसकी इतनी औकात नहीं कि यहाँ पर क्या कर दे, आप पोटेशियम को रिप्लेस कर दे। तो यहाँ क्या आएगा दोस्तों, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन हो गया आजकल एग्जामिनर का। तो आगे क्या लिखेंगे, यहाँ पर अभिक्रिया संपन्न ही नहीं होगी दोस्तों, अभिक्रिया क्या होगी, संपन्न ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा क्रियाशील कौन है, पोटेशियम। पोटेशियम जो आयनों, क्योंकि ये क्लोराइड इसको कभी नहीं देगा दोस्तों। अगर मैं बात करूं यहाँ पर
देखो यहां पर मैंने ये ले ली और ये कॉपर सल्फेट ले लिया दोस्तों। क्या ले लिया? कॉपर सल्फेट, है ना। ये काफी एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। कॉपर सल्फेट ले लिया, आगे बताओ क्या बनेगा? तो आएगा वहां पर कि अभिक्रिया ही नहीं होगी, क्या होगी, जो भी है। अब यहाँ पर देखो आप सक्रियता श्रेणी में आप कौन, यहाँ पर देखो एक धातु आ रही है आपकी आयरन, है ना, लोहा फेरिक, और एक आ रही है आपकी कॉपर। अब आप देखिए बताइए इनमें ताकतवर कौन है? ओ साहब ऊपर आ रही हो मतलब ताकतवर, फेरिक आयरन ज्यादा ताकतवर हो साहब। ओ साड़ो ये लात मार भगा दी। देखो ये बनता किससे? कॉपर +2 और SO4-2 आयन से बनता है, और प्लस माइनस ही आयन बना, आयनिक यौगिक बनाते हैं दोस्तों। अब क्या होगा? इस कॉपर को लात मार के हट साले यहाँ से, है ना। हाँ आपका तो हम ये दुल्हन हम लेके जाएंगे SO4 नाम की दुल्हन। तो ये SO4 नाम की दुल्हन है ना दोस्तों, ये फेरिक लेके चला जाता है क्योंकि ज्यादा ताकतवर है ना, पैसे वाला है बेचारा। तो इस कॉपर को छोड़ के ये क्या आ जाती है? ये तो गरीब है कॉपर तो, ठीक है, तो लोहे के साथ चली जाती है, ठीक है। तो ये फिर सल्फेट बना लेता है दोस्तों। इसमें एक चीज है दोस्तों, कॉपर सल्फेट है ना, अपन बोलते हैं नीला होता है ना, तो ये नीले रंग का होता है इसका विलियन, ठीक है, और नीला रंग का होता है ना। अगर आप मान लो ये इस प्रकार का विलियन कभी कभी इस प्रकार से पूछ लिया जाता है, इसमें कॉपर सल्फेट है, इसका रंग कैसा दोस्तों? नीला है। और अब इसमें आप लोहे की कील डाल दो, क्या डाल दो? लोहे साहब आपने क्या डाल दिया? यहाँ पर लोहे की कील डाल दी। लोहे की कील डाल दी तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद में ये जो कील किसकी बनी? लोहे की बनी। तो यहाँ से कॉपर के आयनों को सबको हटा देगा और सल्फेट आयनों को ले जाएगा, है ना, इसके लुगाई लेके चला जाएगा दोस्तों, है ना। और है ना अब लेके चला गया तो अब ये नीला रंग रहेगा क्या दोस्तों? कि कॉपर सल्फेट रहे नहीं, है ना, तो ये नीला रंग यहाँ से क्या हो जाता है दोस्तों? गायब हो जाता है। ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है दोस्तों, है ना। इस प्रकार से सक्रियता श्रेणी पूछी जाती है दोस्तों कि ये अभिक्रिया संपन्न होगी कि नहीं होगी। अगर आपको ये चीज याद है तो अगर मान लो कहते भाई जिंक, ये लो साहब जिंक, अगर मैं लिख देता हूं देखो दोस्तों, अगर ये उल्टी क्रिया होगी तो क्या होगा दोस्तों? अगर मैं लिख दूं यहाँ पर फेरस सल्फेट, यहाँ तो कॉपर अलग हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर मैं लिख दूं फेरस सल्फेट और प्लस कॉपर, क्या कॉपर की औकात देगा इस Fe को रिप्लेस कर दे? नहीं करेगा, तो ये क्रिया ही संपन्न नहीं होगी दोस्तों। अब मैं दो की बात करूं, यहाँ से देखो जिंक और फेरिक की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ है जिंक सल्फेट, क्या है दोस्तों? जिंक सल्फेट। जिंक ऊपर आ रहा है कि नीचे आ रहा है? सब ऊपर आ रहा है, यानी ये ज्यादा धनवान है, ज्यादा पैसे वाला, ज्यादा ताकतवर है। अब ये आयरन लिख दूं मैं आयरन, अब इस आयरन की औकात है क्या जिंक को रिप्लेस कर दे? तो क्या क्रिया होगी क्या दोस्तों? क्रिया ही नहीं होगी, है ना, क्योंकि जिंक ज्यादा ताकतवर है। अगर मैं बात करूं फेरस सल्फेट है दोस्तों और जिंक क्रिया, ओ साहब जिंक तो भाई साहब ज्यादा पीछे बढ़ो, तो ये तोड़ो साहब Fe, हाँ पहले सालों कॉपर ले रहे हो सल्फेट, तुम कोई बात नहीं, है ना, मेरा हो नहीं पाया तो तेरा हो नहीं सकता। तो अब यहाँ कॉपर की लुगाई को तू ले आया, तो अब ये सल्फेट तेरी भी नहीं हो सकती। साला जिंक आया, जिंक को उड़ा के ले गया इसको, सल्फेट को। समझ में आ गई ना? जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा भी हो नहीं सकता। आ गई बात समझ में? ये है सक्रियता श्रेणी दोस्तों। और एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछते हैं, या नहीं पूछेंगे कौन ज्यादा सक्रिय है कौन नहीं है, फिर भी हो सकता है पूछ ले, है ना, ऐसे करके पूछ लेते हैं दोस्तों कि ये पोटेशियम क्रम सही बताइए साहब, ये कैल्शियम, ये 3-4 इस प्रकार से दे सकते हैं और आपको क्रम पूछा जा सकता है। एक प्रश्न तो ये बनता है, और एक प्रश्न इस प्रकार की आपको समीकरण दे देंगे दोस्तों कि ये संपन्न होगी कि नहीं होगी, और बनेगा तो क्या बनेगा, और ABCD करके दे देते हैं। समझ में आई दोस्तों? तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके की सक्रियता श्रेणी है दोस्तों, है ना। अच्छा, ये आपको बिल्कुल याद, बिल्कुल रटने में याद होनी चाहिए। एक बार है ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसको, फिर चलते हैं अपन आगे की ओर, ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। आप बताइए धातुओं की प्राप्ति कहां से होती है अपन से? और साहब कोई मशीन आप बनाएगी धातु न बना साहब है, तो कई और नदियां मिलेगी नदियां में, हाँ सोना मिलता है दोस्तों, प्लेसर नदियां होती है दोस्तों, प्लेसर सोना बोलते हैं जो नदियों मिलता है ना, सोन नदी जो अपने इंडिया के अंदर, वहां पे सोना मिलता है। चलो कोई बात नहीं। कई पहाड़ों मिलता है क्या दोस्तों? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, पहाड़ और कुल मिला के क्या है, जमीन से, यानी भूपरपट्टी, जो अपनी जो भूमि होती है ना दोस्तों, ये मान लो आपकी अर्थ है, अर्थ की भू पर, जैसे आप पृथ्वी पर रह रहे हो ना, तो ये ऊपर की जो भूपरपट्टी है, यानी ऊपर का जो ये भूमि का हिस्सा है, ये भूमि का हिस्सा है भूपरपट्टी, ठीक है, भूपरपट्टी। ये जो भूपरपट्टी दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, अंदर की तरफ क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आपके धातु जो होती है दोस्तों जमीन के अंदर पाई जाती है, धातु और अधातु जमीन के अंदर पाई जाती है। जो भी जमीन के अंदर पाई जा रही है, यानी जमीन के खोद कर, जमीन को ये एग्जाम में नहीं पूछ रहे, जनरली समझने के लिए बता रहा हूँ, जो जमीन सर खोद के जो निकाला जाता है उसे कहते हैं दोस्तों आपको खनिज। क्या कहते हैं दोस्तों? मिनरल्स। क्या कहते हैं दोस्तों? खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनरल्स यानी खनिज कहते हैं। अब ये जो खनिज है दोस्तों, इस खनिज, अब जरूर नहीं कि मान लो, अगर मान लो एक खनिज है, अब खनिज के अंदर बहुत सारी अशुद्धियां भी है, बहुत सारी चीजें, लेकिन इसमें विशेष प्रकार की कोई धातु, क्या लिखा मैंने? विशेष प्रकार की,
विशेष प्रकार की धातु, विशेष प्रकार की धातु की आधिक्य, यानी अधिक मात्रा में अगर कोई धातु है, यानी अधिक मात्रा में धातु है और वो कैसे है, इकोनॉमिकल रूप से, यानी आर्थिक रूप से, आर्थिक रूप से अपने को लाभदायक है, आर्थिक रूप से लाभदायक हो, तो ऐसे खनिज को क्या कहा जाता दोस्त, अयस्क। क्या कहा जाता दोस्त, अयस्क। और इंग्लिश में इसको कहते हैं और, क्या कहते हैं दोस्तों, और उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, अयस्क। अयस्क के अंदर भी, अयस्क में क्या होता है, देखो अयस्क में क्या होता है, एक तो मुख्य धातु, क्या होती है दोस्तों, मुख्य धातु, और इसके साथ अशुद्धियां भी मिलेगी दोस्तों। किस रूप में क्या मिलेगी दोस्तों, अशुद्धियां। और इन अशुद्धियों को क्या कहा जाता है दोस्तों, गैंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, गैंग कहा जाता है। अब इस अयस्क से, क्या दोस्तों क्या बोल रहा हूं मैं, अयस्क से यानी और से आपको मुख्य धातु प्राप्त करने को आप क्या कहेंगे दोस्तों, क्रिया को निष्कर्षण। क्या कहेंगे दोस्तों, निष्कर्षण कहेंगे, है ना। अब निष्कर्षण की क्रिया में सबसे पहले जो ये अयस्क होगा, अब आप कहोगे साहब इसका मतलब बताओ कि विशेष प्रकार की धातु की आधिक्य और आर्थिक रूप से ये लाभदायक, आर्थिक रूप से, जैसे आपने खनिज लिखा ना दोस्तों, कई बार जैसे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड एक माइंस है ना, वहां पर आपका मुख्य रूप से क्या निकलता है दोस्तों, जिंक निकलता है ना। जिंक कहाँ कहाँ काम आता है दोस्तों, देखो धातुओं की आपको थोड़ी बहुत इस बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए कि भाई जिंक का क्या यूज है, आपके लोहे का क्या क्या यूज है ना, इस प्रकार से। तो जिंक का क्या यूज है दोस्तों, जिंक का एक तो यशद कहते हैं, तो लोहे पर इसका लेप करने में काम आता है, यशद लेपन आप पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जिंक आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर भी बहुत सारी चीजों में काम में आते हैं, और अधिकतर दवाइयों के रूप में भी ये काम में जिंक आने वाला होता है। और एक जो जिंक जो धातु होती है ना दोस्तों, जिंक आपको एक हार्मोन पढ़ा होगा, इंसुलिन। कौन सा हार्मोन पढ़ा दोस्तों, इंसुलिन। इंसुलिन में मुख्यतया, इंसुलिन में जो मुख्य धातु, यानी इंसुलिन में जो धातु पाई जाती है, इंसुलिन में उपस्थित कौन उपस्थित होता है दोस्तों, जिंक। जैसे मान लो हीमोग्लोबिन, आपने कहा कि हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन यानी जो रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन है, उसमें अंदर कौन सी धातु पाई जाती है, आयरन धातु पाई जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका पर्णहरित कौन है दोस्तों, पर्णहरित। पर्णहरित में आपकी क्या पाई जाती है दोस्तों, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है दोस्तों, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। इसी प्रकार से हड्डियों के अंदर बात करें दोस्तों, हड्डियों में कौन सी धातु पाई जाती है, हड्डियों के अंदर कैल्शियम और पोटेशियम, कैल्शियम और पोटेशियम में कोई कैल्शियम फॉस्फेट की हड्डियां बनी होती है दोस्तों, कैल्शियम फॉस्फेट की हड्डियां बनी होती है। इस प्रकार से आपके और आपके अंदर रक्त के अंदर क्या पाई जाती है दोस्तों, रक्त जो हृदय होता है ना, हृदय धड़कने के लिए क्या होता है दोस्तों, सोडियम और पोटेशियम, ये धातुएं बहुत जरूरी होती है ना, समझ में आई ना, सोडियम और पोटेशियम। यदि सोडियम ज्यादा हो गया तो आपकी बीपी बढ़ जाएगी, है ना। अगर मान लो सोडियम ज्यादा हो गया दोस्तों तो क्या हो जाएगा, आपकी बीपी बढ़ जाएगी, है ना। और मान लो पोटेशियम ज्यादा ही हो गया दोस्तों तो आपकी बीपी क्या हो जाएगी दोस्तों, डाउन हो जाएगी, ब्लड प्रेशर। बीपी का मतलब क्या हो गया, ब्लड प्रेशर। इस प्रकार से धातुओं के बारे में आपको जानकारी भी होनी चाहिए दोस्तों। अच्छा, एक आपने पढ़ा होगा कोबाल्ट 60, कौन सा दोस्तों, कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 ये कहाँ काम आता है दोस्तों, कैंसर के उपचार में, कैंसर के उपचार के अंदर, है ना, कैंसर के उपचार के अंदर ये काम में आता। धातु अधातुओं के बारे में आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। अगर अपने को अभी एक और वीडियो बनाएंगे तो उसमें हो सकता है अपन लिख दे इस चीजों के बारे में, पर छोटी मोटी चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो अयस्क से धातु का कहते हैं अपन क्रिया को निष्कर्षण। तो यहाँ अपन बात कर रहे थे कि खनिज निकाला आपने, मान लो खनिज के अंदर कौन सी, आपने एक माइंस का नाम सुना होगा आपने, हाँ, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, HZL। इसके अंदर क्या निकाला जाता है दोस्तों, जिंक निकाला जाता है। अब जिंक तो सीधा सीधा केवल जिंक के पत्थर तो नहीं निकालेंगे, वहां पर क्या करते हैं दोस्तों कि वहां पर खड्डा खोदते हैं और अंदर जाते हैं और बम से ब्लास्ट करते हैं दोस्तों, है ना। मान लो क्या करते हैं, बम से क्या करते हैं दोस्तों, ब्लास्ट करते हैं, ब्लास्ट करके उसको अंदर की जमीन को तोड़ा जाता है, और जमीन को तोड़ने के बाद में अंदर से माल निकाला जाता है। अब उसके अंदर मान लो 4%, 10%, 20%, मान लो उदाहरण के तौर पर 10% वहां पर क्या है, जिंक है, 10% जिंक, और 90% उसमें क्या है दोस्तों, अशुद्धियां है। क्या दोस्तों, अशुद्धियां है, ठीक है, 90% अशुद्धियां है। लेकिन क्या ये 10% जो आपने जिंक निकाला, अगर मान लो इसका मूल्य 1000 रुपए है, और जितना निकालने में आपका खर्चा आया दोस्तों, निकालने में जो खर्चा आया, ये तो कुल मान लो आपने प्राप्त किया, कुल रुपए प्राप्त किए 1000, लेकिन इसको निकालने में जो खर्च आया दोस्तों, अगर वो 100 रुपए आता है
तो आपको क्या हो गया दोस्तों, सीधा सीधा क्या हो गया दोस्तों, प्रॉफिट हो गया। अब इसमें सब आदमियों की सैलरी भी आ गई, मशीनें आ गई, ब्लास्ट कर रहे हैं, सब चीजें खर्चा वर्चा निकाल के आपने कितना बचा लिया दोस्तों, 900 रुपए बचा लिया। अब ये बताओ आपकी ये फायदे का सौदा है कि नहीं है। अगर मान लो 1000 रुपए तो मिल रहा है और साला इतना कम मात्रा में यहाँ पर जिंक मिल रहा है कि यहाँ पर निकालने में आपके 2000 रुपए या 1000 रुपए भी खर्च हो रहे हैं, या 500 700 800 रुपए भी खर्च हो रहे हैं, बचा तो 200 300 रुपए, तो वो ज्यादा आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं है। तो जिसमें अधिक मात्रा में, इसलिए मैंने लिखा अधिक मात्रा में क्या मिले, वहां पर क्या मिले, आपकी धातु मिले, और ये आर्थिक रूप से आपको लाभदायक भी होनी चाहिए दोस्तों। इसे ही आपने क्या कहा, और या अयस्क कहा, ठीक है। तो अक्सर अयस्क के बारे में पूछा जाता है कि कौन कौन सा अयस्क है। अभी मैं सारणी बना दूंगा दोस्तों, तो ये बात समझ में नहीं। तो अयस्क से धातु पे पर क्या करते हैं, निष्कर्षण करते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, ये जो धातु होती है ये मिलों में पीसने के लिए जाती, पीसकर इनको क्या बनाया जाता है, सांद्र बनाया जाता है। सांद्र सुबह ही बताया कि मान लो धातु, अब ये मान लो इस प्रकार से रखा मैंने, और इसके अंदर ये क्या है, धातु प्लस अशुद्धियां दोस्तों, धातु प्लस अशुद्धियां। जब इसको निकाला गया था तो 10% धातु और 90% अशुद्धियां थी, लेकिन अब ये तनु रूप में है। अब इसको इस प्रकार से बहुत सारी क्रिया होती है जिसे सांद्रण की क्रिया कहते हैं दोस्तों ना, अलग अलग बहुत सारी प्रक्रिया। इतना आपके इसके अंदर धातु और धातु में चीजें नहीं पढ़ी जाती, फिर भी शॉर्ट रूप में मैं बता रहा हूं। अब इसको आपने धातु को क्या कर दिया दोस्तों, 50% पे ला दिया और 50% अशुद्धियां रह गई। अब ये क्या हो गया दोस्तों, सांद्र हो गया। फिर उसको आगे भेजा जाता दोस्तों, अलग अलग इसके अंदर क्रिया होती है दोस्तों, अलग अलग क्रिया होती है। जैसे मान लो सक्रियता श्रेणी देखी, सबसे ऊपर टॉप के, और जो ज्यादा क्या थे दोस्तों, क्रियाशील थे, वो आयनिक यौगिक बनाते। तो आयनिक यौगिक को तोड़ने के लिए, आयनिक यौगिक मान लो KCl है, अब इस KCl को तोड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ से पोटेशियम अपने को चाहिए, तो अपने को पता है कि K प्लस और Cl माइनस में रहता है आयनिक रूप में, तो इसको आयनिक रूप में तोड़ने के लिए इसमें क्या प्रवाहित की जाती है दोस्तों, विद्युत प्रवाहित की जाती है। तो विद्युत के द्वारा अपघटन किया जाता, तो विद्युत अपघटन विधि कहते हैं। तो उससे पोटेशियम अलग हो जाएगा, क्लोराइड अलग हो जाएगा, अपने को पोटेशियम मिल जाएगा दोस्तों। जो कुछ धातुएं होती है ना दोस्तों, जो मध्य की आपने देखी थी आयरन वगैरह, अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि आयरन फेरिक वगैरह, ये जो है ना आयरन वगैरह देखिए, अब इसके अंदर आपको कई चीजों में कार्बोनेट होते हैं, कोई सल्फाइड इनके यौगिक होते हैं, इनके साथ में इनको निस्तापन और भर्जन, दो शब्द आएंगे दोस्तों, निस्तापन और भर्जन, है ना, निस्तापन और भर्जन। निस्तापन का मतलब नी यानी नहीं, है ना, यानी नहीं क्या नहीं है दोस्तों, वायु, कम वायु, अपन कहेंगे कम वायु की उपस्थिति में इसको क्या कर रहे हैं दोस्तों, अपन गर्म करते हैं, है ना, कम वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, उस क्रिया को कहते हैं निस्तापन। और भर्जन यानी भर के है, क्या भर के है साहब, वायु यहाँ वायु की अधिक मात्रा में क्या किया जाता है दोस्तों, यहाँ पर गर्म किया जाता है, इस क्रिया को कहते हो आप भर्जन। तो ये निस्तापन और भर्जन विधि के बाद में जो क्रिया आपको मिलेगी दोस्तों, वहां पर मेन धातु आपको बाद में प्राप्त की जाती है। इस प्रकार से आपको धातु से आपका जो खनिज है, खनिज से जो आपने देख लिया भाई अयस्क है, तो अयस्क से आपने क्या प्राप्त कर ली, धातु प्राप्त कर ली, इसे ही आप क्या कहते हो दोस्तों, निष्कर्षण की क्रिया कहते हैं। ये जरूर याद रखना कि इसकी अशुद्धियों को क्या कहा जाता है दोस्त, गेंग कहा जाता है। मैं लिखा रहा नहीं हूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और जो चीजें आपके रजिस्टर में नोट कर लेना दोस्तों इसको, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, यहाँ पर एक कुछ डायग्राम बना रहा हूं, जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि अयस्क से धातु, और उसके अलावा अयस्क के बारे में बता दूंगा कौन सा किसका अयस्क है, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ दोस्तों, अगला ये जो मैंने स्टेप लिख दी, देखो अयस्क जो है और है, इसका क्या करते हैं, सांद्रण कर देते हैं, यानी कॉन्सेंट्रेट इसका बढ़िया बना देते हैं कि इसमें ज्यादा मात्रा में क्या आ जाए, और आ जाए। अब यहाँ पर क्या है, जैसे अपन ने पढ़ी अभिक्रियाशील था ना, तो उच्च अभिक्रियाशील धातु जैसे सोडियम पोटेशियम, है ना, सोडियम में पोटेशियम में कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, इनको अलग तरीके से प्राप्त करेंगे। मध्य क्रियाशील जो धातुएं थी जो मैंने लिख दी यहाँ पर, इनको अलग तरीके से प्राप्त करेंगे। निम्न क्रियाशील धातुओं को अपन क्या करेंगे दोस्तों, अलग तरीके से प्राप्त करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर एक चीज और, यहाँ पर लिखना था Hg, है ना, Hg रहना था, पेन छूट गया, प्रश्न आएगा जरूर। चलिए, अभी उच्च क्रियाशील जो धातु है इनको क्या करते हैं, क्योंकि अपन को बताया कि उच्च क्रियाशील जो धातुएं होती है कैसा बंध बनाएगी दोस्तों, आयनिक बंध बनाती है। कैसा बंध होता है इसमें, आयनिक बंध होता है। कैसा बंध होता है दोस्तों इनमें, ज्यादातर आयनिक। कैसा बंध होता है, आयनिक बंध। अब तो आयनिक बंध को तोड़ने के लिए आपको बताया है कि सबसे आसान और अच्छा तरीका कौन सा है, विद्युत द्वारा अपघटन। अपघटन मतलब तोड़ दो, विद्युत द्वारा अपघटन द्वारा क्या कर दो, शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है, कोई ज्यादा लफड़ा नहीं है। अगर मध्य क्रियाशील जो धातु होती है दोस्तों,
अब इनमें क्या होता है, दो तरीके, इनके जो अयस्क पाए जाएंगे दोस्तों दो तरीके के पाए जाते हैं। जैसे कार्बोनेट अयस्क पाए जाएंगे और सल्फाइड अयस्क पाए जाएंगे। जैसे जिंक का तो जिंक कार्बोनेट भी पाया जा सकता है और जिंक सल्फाइड भी पाया जा सकता है। आ गई बात समझ में, समझ में आ गई बात। अब जैसे कोपर, कोपर कार्बोनेट या कोपर सल्फाइड पाया जा सकता है, तो एक इसका अयस्क हो जाएगा कार्बोनेट अयस्क, और कुछ जो इनकी जो धातुएं हैं वो सल्फाइड अयस्क के रूप में पाई जाएगी, यानी इनके साथ सल्फाइड होगा, कुछ के साथ कार्बोनेट होगा, कार्बोनेट यानी CO3। अब कार्बोनेट जिसका होगा उसको निस्तापन, निस्तापन का मतलब क्या होगा दोस्तों कि कम वायु की उपस्थिति में इनको क्या करेंगे दोस्तों, गर्म करेंगे। क्या करेंगे, निस्तापन, नी यानी कम, नी यानी नो, नो नो, क्या नो नो, वायु यानी वायु यहाँ पर कम मात्रा में रहेगी, इसकी उपस्थिति में क्या करेंगे दोस्तों, गर्म करेंगे। गर्म करने से क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जो दोस्तों देखो गर्म करते हैं ना अपन, कार्बोनेट होता है CO3, कार्बोनेट क्या होता है दोस्तों, CO3। जैसे ही CO3 को गर्म करोगे दोस्तों तो किससे बदल जाएगा, CO2 गैस बन के ऊपर चली जाएगी और O बच जाएगा। O किसका प्रतीक है दोस्तों, आपने देखा है सुबह ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से अपन क्या बनाते हैं दोस्तों, ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, ऑक्साइड बनाते हैं। तो मुख्यतः अब ये जो बाद में किसमें चेंज हो जाएंगे, धातु के ऑक्साइड, निस्तापन गर्म करने पर किसमें चेंज हो जाएगा दोस्तों, धातु के ऑक्साइडों में चेंज हो जाएगा। सल्फाइड अयस्क करेंगे वर्जन, वर्जन का मतलब वायु की आधिक्य में। देखो यहाँ तो कार्बोनेट ऑक्सीजन है, तो यहाँ ऑक्सीजन की वैसे ही कम मात्रा है, लेकिन यहाँ सल्फर है ना, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा रहेगी। या गर्म करने का मतलब जलाना ही है दोस्तों, तो सल्फर को जलाते हैं तब भी आप क्या होता है, ऑक्सीजन उसमें जुड़ती है ना, तो फिर सल्फर को आप हटा देते हो, धीरे धीरे क्या प्राप्त कर लेते हो, धातु के ऑक्साइड ही प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों। आ गई बात समझ में। अब जैसे इसमें मतलब कुल मिला के सल्फर है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, SO2 में चेंज हो जाएगा, धीरे धीरे सल्फर को गायब करके ऑक्सीजन यानी ये ऑक्साइडों में चेंज हो जाएंगे धातु। तो मुख्यतः अपने को धातु के ऑक्साइड प्राप्त करने, धातु के ऑक्साइड का आप अपचयन करेंगे। अपचयन का मतलब क्या होता है, देखो अपचयन और ऑक्सीकरण पढ़ाएंगे दोस्तों। ऑक्सीकरण का मतलब या तो ऑक्सीजन टच कर दो यानी ऐड कर दो, या हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों क्या है, शत्रु है। अपचयन का मतलब क्या होगा दोस्तों, अपचयन का मतलब, अपचयन मतलब हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को या तो जोड़ दो या ऑक्सीजन को बाहर निकाल दो। अपन ने धातुओं के साथ, अभी धातुओं के साथ क्या, ऑक्साइड, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन युक्त धातु है, तो अपचयन का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ना नहीं होके ऑक्सीजन को बाहर निकाल दो, तो ऑक्साइड में से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, तो बाद में क्या बच जाएगी, केवल धातु बच जाएगी। आगे बात समझ में, क्या बच जाएगी दोस्तों, धातु बच जाएगी। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे मैं बात करूं कि मान लो जिंक ऑक्साइड है, तो जिंक ऑक्साइड तो अपचयन के बाद में क्या हो जाएगा, केवल बच जाएगा दोस्तों जिंक। अब इसका क्या कर देंगे अपन, शोधन कर देंगे। शोधन मतलब इसको बढ़िया तरीके से और साफ वाफ कर देंगे, जिससे बढ़िया शुद्ध तरीके से आपको जिंक प्राप्त हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं निम्न क्रियाशील। देखो देखो इसमें क्या दोस्तों, आपका जो ओरम है, ये जो ओरम है यानी जो सोना है, ये तो वैसे ही प्राकृतिक रूप में शुद्ध रूप में क्या होता है दोस्तों, मिलता है ना, लगभग प्लेटिनम और Ag। लेकिन यहाँ जो Hg है ये हमेशा सल्फाइड अयस्क में मिलेगा। जैसे आपने नाम सुना होगा सिनेबार, अभी लिखा दूंगा मैं दोस्तों, सिनेबार, ठीक है, तो ये सल्फाइड रूप में मिलेगा ना। तो यहाँ पर Hg जो सल्फाइड रूप में मिलेगा उसको वर्जन, वर्जन यानी सल्फाइड जहां है उसको क्या करना पड़ेगा, वर्जन, क्योंकि अपन इनको ऑक्साइडों में बदलेंगे है ना, तो ऑक्साइडों में बदलने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए, तो ऑक्साइड जो इसीलिए वर्जन की क्रिया करते हैं, वर्जन भर भर के ऑक्सीजन देते हैं वहां पर है ना, वायु की मात्रा ज्यादा रहती, तो धातु बना लेंगे ऑक्साइडों से, और फिर परिष्करण मतलब इसको शुद्ध करके अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, धातु प्राप्त हो जाएगा। छापो इसको, फिर आगे की ओर चलते हैं, छापो फटाफट छाप लो। देखो दोस्तों अयस्कों के प्रकार लिख दिया। अभी बात की थी अपन ने ऑक्साइड, ऑक्साइड के रूप में जैसे एल्यूमिनियम का एक्स, ये बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों, बॉक्साइड, और इसका सूत्र भी याद कर लो, Al2O3.2H2। अब यहाँ तांबा, तांबा क्यूप्राइट होता है Cu2O, लोहा हेमेटाइट Fe2O3, टिन स्टेनस जो होती है दोस्तों, केसीटेराइट होती है SnO2। अब कार्बोनेट्स के अंदर जैसे कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट जैसे चूना पत्थर बोलते हैं अपन, जस्ता केलामाइन होता है यानी जस्ता यानी जिंक, और लोहे का साइडराइट होता है FeCO3 है ना, यानी फेरिक कार्य यानी आयरन कार्बोनेट बोल सकते हैं। अब यह सल्फाइड की बात करते हैं, जस्ते की जिंक ब्लेंड, ये बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों, जिंक ब्लेंड ZnS, कॉपर का कॉपर ग्लेंस ना, और गेलेना, ये भी स्टार मार्क कर लेना, और इसको तो 3 बार स्टार मार्क लेना दोस्तों है ना, यानी सिनेबार HGS और गेलेना PBS, और सोड हेलाइड, हेलाइड का मतलब होता है जो दोस्त लवण बनाते हैं, नमक बनाते हैं, ठीक है, जिसमें आपका फ्लोरीन, क्लोराइड और आपका आयोडीन, ब्रोमीन इस प्रकार से आते हैं दोस्तों। तो देखो सोडियम नमक जो होता है दोस्तों, नमक का सब जानते हो NaCl, यहाँ Cl जो है वो है आपका हेलाइड है ना। फ्लोराइड,
फ्लोरोस्पार है दोस्तों कैल्शियम, और यहाँ फ्लोरीन जो है दोस्तों है ना F2 यानी फ्लोरीन ये है। चांदी हॉर्न सिल्वर AgCl के रूप में ना, चांदी इस रूप में AgCl के रूप में यहाँ पर रहती है। एक बार छापो इसको, फिर आगे की स्लाइड चलाते हैं। छापो इसको एक बार। हाँ दोस्तों देखो मैंने कुछ यहाँ पर 17 आपके धातुएं लिख दी और उनका एस्क लिख दिया है ना, और जो महत्वपूर्ण था वो पहले मैंने आपको सारणी में लिखा दिया था। और इसमें एक यूरेनियम जो पिंच ब्लेंड जो है ये काफी बार पूछा जाता है, एक बार याद कर लेना इनको जितने जितने याद हो, लेकिन वो पहले वाले तो जरूर याद कर लेना, यूरेनियम उसमें और ऐड कर लेना, ठीक है दोस्तों। ओके फिर आगे वाली स्लाइड करते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे की ओर चलते हैं। पर संक्षारण, संक्षारण क्या होता है दोस्तों कि किसी भी प्रकार से अगर धातुएं खराब होने लग जाए या उन पर कुछ ना कुछ अशुद्धियां चढ़ने लग जाए तो उसे कहते हैं संक्षारण। जैसे आपने पढ़ा है कि लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगने के कारण उस वो लोहा जो धातु होती है वो दोस्तों क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। और कभी कभी आप देखते होंगे दोस्तों, जो आपकी चांदी होती है दोस्तों, जो चांदी होती है वो कैसी पड़ जाती है, काली पड़ जाती है। कैसी पड़ जाती है दोस्तों, काली पड़ जाती है। उसका कारण क्या दोस्तों कि चांदी की जब वायु से क्रिया होती है, वायु में ऑक्सीजन से तो क्रिया नहीं करेगी दोस्तों, लेकिन वायु में होती है सल्फर। क्या होती है दोस्तों, सल्फर होती है। तो चांदी और सल्फर क्रिया करके क्या बना देती है दोस्तों, चांदी को सिल्वर कहते हैं, तो सिल्वर सल्फाइड बना लेती है दोस्तों, सिल्वर सल्फाइड। और सिल्वर सल्फाइड का रंग कैसा होता है दोस्तों, काला होता है। तो सिल्वर सल्फाइड के कारण यहाँ पर जो चांदी है वो कैसी हो जाती है दोस्तों, काली हो जाती है। समझ में आ रही बात। अब बात करते हैं कॉपर, यानी आपका जो तांबा है, वो जो तांबा है दोस्तों, तांबा में भी क्या होता है दोस्तों, वायु। और वायु में भी विशेषकर क्या होती है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके इसकी जो धीरे धीरे भूरे रंग की जो परत होती है, भूरे रंग की जो इसकी जो परत होती है दोस्तों, वो क्या होती है, गायब हो जाती है। और किस रंग की परत आ जाती है दोस्तों, हरे रंग। हरा रंग इस कॉपर पर जमने लगता है, हरा रंग आने लगता है दोस्तों। और हरा रंग किसके कारण आता है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट, इस कैल्शियम कार्बोनेट के कारण क्या आने लगता है दोस्तों, यहाँ पर आपका क्या आने लगता है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण आपका क्या आने लगता है दोस्तों, यहाँ पर काला रंग है ना, ये सॉरी ये कैसा हो जाता है, हरे रंग की परत इस पर जम जाती है, हरे रंग की परत इस पर जम जाती है। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से, और आपने नाम सुना होगा जंग, है ना। अब इस बताया आपको जंग में क्या होता है दोस्तों, जो लोह धातु होती है, लोह धातु फेरिक जो धातु होती है वो वायु और जल से क्रिया कर कर, देखो विशेषकर सूत्र तो जंग का ये होता है Fe2O3, है ना। ये इसको सम्मिलित रूप से दोस्तों Fe3O4, है ना भाई, दो तो ये 3 लिख दिया, ऑक्सीजन के टोटल 4 हो गए। और यहाँ पर जल के अणु जुड़ जाते हैं दोस्तों, इसको अपन एक्स से बता देते हैं, 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं। ये किसका सूत्र है दोस्तों, जंग का। ये कौन है, लोहा। लोहे पे क्या लग जाता है दोस्तों, जंग लग जाता है, लोहे पर क्या लग जाता है दोस्तों। इस प्रकार से संक्षारण की क्रिया होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसको ज्यादा लिखाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर चांदी वायु आप सब समझदार हो, इतने बड़े हो गए, तो सिल्वर सल्फाइड काला रंग हो जाता है। अब इनको बचाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, आपने जैसे जंग में किसको बचाएंगे दोस्तों, लोहे को। तो बचाने के लिए यानी संक्षारण से सुरक्षा, संक्षारण से सुरक्षा के लिए आप क्या करते हो साहब, लोहे पर क्या कर देते हो, आप क्या कर देते हो, हाँ पेंट कर देते हो, पेंट, है ना, पेंट कर देते हो या लेपन कर देते हो किसी न किसी चीज का, ठीक है। या किसी चीज पर आप जैसे लकड़ी वगैरह या किसी और पर तेल वगैरह, तेल ग्रीस का आप क्या कर देते हो, लेप कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको बताया कि लोहे पर यशद लेपन, क्या कर सकते हो दोस्तों, यशद लेपन। आपको देखो बता चुका हूं, इसलिए मैं यहाँ डिटेल से ज्यादा नहीं कर रहा हूं। यशद लेपन आप भी जानते हो। लोहे पर किसकी परत जम जाती है दोस्तों, लोहे पर जिंक की परत, लोहे पर जिंक की परत, है ना, लोहे पर जिंक की परत अगर जमाने को क्या कहते हैं दोस्तों, यशद लेपन कहते हैं ना। उससे क्या हो जाता है, लोहा सुरक्षित हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है दोस्तों, लोहा सुरक्षित हो जाता है। ये है जंग का सूत्र, इधर लिख देता हूं, आपको सोचोगे मिक्स हो गया, ये जंग का सूत्र, ठीक है। अब जो यशद लेपन है ये हो गया, ठीक है। क्रोमियम का लेप भी करते हैं दोस्तों, किसका लेप करते हैं, क्रोमियम का लेप भी करते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया दोस्तों कि आपकी जितनी नल की टोटियां हैं, नल की टोटियां या अगर बात करें साइकिल या मोटरसाइकिल का जो हैंडल है दोस्तों, उस पर किसका लेप होता है, आप देखते होंगे इनकी परत कैसी होती है, चमकदार होती है, वो भी क्रोमियम का लेप होता है दोस्तों। आगे बात समझ में। इस प्रकार से आप अलग अलग धातुओं का लेप करके भी क्या कर सकते हो दोस्तों, इनको सुरक्षित कर सकते हो। और आपका जो लोहा होता है ना, आप सोचते हो कि लोहा यानी बहुत मजबूत चीज है दोस्तों, लेकिन जो लोहा होता है दोस्तों, ये लोहा
आपका लोहा यानी आयरन है दोस्तों। अब ये आयरन जो होता है ना, वो लोहा शुद्ध रूप में क्या होता है दोस्तों, शुद्ध रूप में बहुत नरम होता है। कैसा होता है रे दोस्तों, नरम। आप तलवारें बनाते हैं, चाकू बनाते हो, लेकिन वो वास्तव में लोहा शुद्ध नहीं है। शुद्ध लोहा बहुत नरम होता है दोस्तों। अब इसको आपको क्या करना है, मजबूत करने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, इसके अंदर क्या मिलाते हैं, कार्बन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं दोस्तों, कार्बन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं दोस्तों, कार्बन मिलाते हैं। कितने प्रतिशत में मिलाते हैं रे बाबुआ, 0.05% इसमें क्या मिलाते हैं, कार्बन मिला दिया। अब कार्बन मिलाते हैं, कैसे हो जाता है, ये मजबूत हो जाता है। अब इस मजबूत लोहे में दोस्तों कार्बन है ना, लोहे में आपने कार्बन मिलाया, मजबूत हो गया। अब मिला दो इसमें निकिल और क्रोमियम, है ना। निकिल और क्रोमियम मिलाने से ये क्या बन जाता है दोस्तों, स्टेनलेस स्टील यानी जंग रोधक लोहा, जंग रोधक लोहा। आपने गैस पर लिखा होगा, पढ़ा होगा, गैस हो जो होता है बर्नर आपका, उस पर लिखा होगा स्टेनलेस स्टील, जंग रोधक लोहा। इसे कहते हैं दोस्तों इस्पात। क्या कहते हैं दोस्तों, इस्पात। इस लोहे पर जंग नहीं लगता दोस्तों। आ गई बात समझ में। एक चीज और है दोस्तों, अमलगम। क्या हो दोस्तों, अमलगम का मतलब क्या होता है दोस्तों, अमलगम का मतलब होता है पारद धातु। कौन सी, पारद धातु का मतलब क्या होगा दोस्तों, धातु प्लस धातु में यदि मान लो पारा का मतलब होता है दोस्तों Hg, अगर मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाता है दोस्तों, अमलगम बन जाता है। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अमल है ना, अमल खाने वाली अमल नहीं है दोस्तों, अमलगम है ना। और इसको खाते क्या हो जाता है दोस्तों, गम हो जाता है। गम भूल जाता है आदमी, है ना, वो अमल नहीं है ना वो अमल नहीं है दोस्तों। इधर ध्यान देना। मान लो यहाँ पर जिंक की क्रिया आपने पारे से करा दी, तो ये क्या बन गया दोस्तों, जिंक अमलगम, हाँ, अमल खाते ही गम भूला दिया दोस्तों, है ना। इस प्रकार से ये धातुओं के साथ में अगर पारा यानी पारा Hg क्रिया करी तो वो कौन सा अमलगम बना लेता है, जिंक के साथ जिंक अमलगम। लेकिन खास बात क्या है, ये लोहे के साथ क्रिया नहीं करता, लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता, लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाएगा, है ना, अमलगम नहीं बनाएगा। अतः इसको किसमें रखा जाता है, Hg को लोहे में रखा जाता है। अतः Hg को लोहे के पात्र में रखा जाता है, लोहे के पात्र में रखा जाता है। अब आप बताओ, इतनी डिटेल कहीं पढ़ी क्या आपने, नहीं पढ़ी। अब इसके अलावा संसारण से सुरक्षा पढ़ रहे हैं दोस्तों, संसारण से सुरक्षा, है ना। संसारण से सुरक्षा के अंदर अपन और चीज पढ़ रहे हैं। एक चीज और है दोस्तों, मिश्र धातु। अब इसके बाद पढ़ाऊंगा दोस्तों, क्या है वो, मिश्र धातु। हाँ, मिश्र धातु का मतलब क्या होगा दोस्तों, कि मान लो एक दो धातुएं हो गई, या अधातु भी उसमें हो सकती है, लेकिन यह धातु की बात करते हैं। मिश्र धातु का मतलब, मिश्र का मतलब ही एक से अधिक धातु है, उसके अंदर क्या है, मिक्स। जैसे आपने पीतल जो होता है दोस्तों, जैसे आपने नाम सुना होगा पीतल, है ना। ओ लो साहब पीतल, और पीतल के हो बताओ कौन सा, हाँ दुनिया पीतल दी, हाँ मैं सोनेगर दुनिया पीतल की, वो पीतल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कॉपर जो आपका तांबा होगा, 70% कॉपर और 30% जिंक। 30% क्या मिला दिया दोस्तों, जिंक मिला दिया, जिससे किसका निर्माण हो गया दोस्तों, पीतल। इस प्रकार की बहुत सारी मिश्र धातुएं भी मैं लिखा दूंगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले दोस्तों, ये बहुत काम की चीजें याद करना आपको। फिर इसके बाद मिश्र धातु लिखा देता हूं मैं आपको। हाँ देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपके कुछ मिश्र धातुएं लिख दी दोस्तों ना, पीतल कांसा ना। इस प्रकार से आप इनको रट लेना, याद कर लेना, इसको कोई ट्रिक तो है नहीं। तो ये इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं दोस्तों, वो तो आपको याद कर लेना। जैसे कृत्रिम सोना, इस प्रकार की चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली चीजें दोस्तों ना। और एक जो आपके क्या कहते हैं, एनसीईआरटी की जो बुक में है ना दोस्तों, ये जरूर याद कर लेना, पीतल है, कांसा है। और इसके अलावा आपके एनसीईआरटी की बुक में एक नाइक्रोम कहीं जगह मिलता है। और इसके अलावा ये सोल्डर, ये जो एनसीईआरटी की किताबों में जो प्रश्न है ना दोस्तों, जो दे रखे हैं, ये बहुत ज्यादा सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आप इनको कम से कम याद कर लेना। अब मेरी तरफ से ये धातु का जो टॉपिक होता है दोस्तों, होता है कंप्लीट। कैसा लगा आपको, आप मुझे बताइए। इतना मैटर आपने धातु में कहीं पढ़ा है क्या दोस्तों, नहीं पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, है ना। इतना कोई यूट्यूब पे नहीं आता, यहाँ पे केवल ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन बता देते हैं या छोटी मोटी डिटेल बता देते हैं। लेकिन आपके सामने देखो इतनी मेहनत की है, तो आपका भी कोई धर्म बनता है दोस्तों। तो इसको थोड़ा सा प्रचार प्रसार करो, लोगों को बताओ, शेयर सब्सक्राइब करो, ठीक है। कमेंट्स में भी लिखा करो कुछ ना कुछ मेरे बारे में बढ़िया बढ़िया, ठीक है। और शेयर करो इसको, ओके। जय सिया राम, छाप लेना इसको।